वेलकम टू करियर प्लैनेट। कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक है, पढ़ाई अच्छी चल रही है। तो देखिए, हमारा लाइफ प्रोसेस चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने क्या किया था, रेस्पायरेशन ऑफ ह्यूमन। उसमें हमने उसके स्ट्रक्चर्स को अच्छे से डिस्कस किया था। तो जो हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसके अलग अलग पार्ट्स थे, हमने सारे पार्ट्स को डिस्कस किया और हमने उनके अलग अलग फंक्शंस भी देखे। तो अब हम इसका और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, जो हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर हम नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड होकर एल्विलाई का फॉर्मेशन करती है और इस तरह से हमें पूरा रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट देखने को मिलता है। और हम क्या करते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं गैसेस को। इनहेल और एक्सहेल के लिए हमें कौन सी दूसरे ऑर्गन्स हेल्पफुल होते हैं? तो इसमें हमारे पास मसल होती है। कौन सी मसल? डायफ्राम मसल। और रिब केज के बीच में जो मसल प्रेजेंट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही रिब केज जो होता है वो एक्सपैंड करते हुए हमें हेल्पफुल होता है लंग्स के लिए इनहेल और एक्सहेल करने के लिए। तो ये पॉइंट्स हम प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये जो हमारी एयर होती है ये एंटर करती है, किस तरह से एंटर करती है? तो देखिए, एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रिल। एयर जो है नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करती है। द हेयर्स एंड द म्यूकस ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। तो जैसे ही वो नॉस्ट्रिल से एंटर करेगी एयर, हमारे नोज में एक म्यूकस प्रेजेंट होती है और हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर्स क्या करते हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं उनको वहीं पे रोक देते हैं ताकि वो अंदर नहीं आ सके। तो एक प्रिवेंशन मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होता है जो कि फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर एंटर करने से रोकता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज दिस। साथ ही नेक्स्ट क्या होता है, देन इट पासेस थ्रू द फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया। फिर वो फेरिंग्स में एंटर करता है। देखिए यहाँ पे हम डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं, नोज था, नॉस्ट्रिल था एंड उसके बाद क्या होता है, ये हमारी नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स एंड लैरिंग्स में एयर एंटर करती है। लैरिंग्स से फिर वो ट्रेकिया में जाती है। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था, जो हमारी ट्रेकिया होती है उसमें रिंग लाइक क्या प्रेजेंट होते हैं, और रिंग लाइक छोटी छोटी शेप, सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट होती है। किस तरह से प्रेजेंट होती है हम इसको ड्रॉ करके बताते हैं। देखो, ये हमारी अगर ट्रेकिया है तो ट्रेकिया में सी शेप की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ये कार्टिलेज की बनी होती हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी ट्रेकिया का स्ट्रक्चर होता है। द ट्रेकिया हैज़ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ट्रेकिया has rings of cartilage which prevent it from collapsing, जो कि इसको क्या करती है, कोलैप्स होने से बचाती है। क्या है कोलैप्सिंग, क्या होता है ट्रेकिया में, क्यों सी शेप की रिंग्स जो होती प्रेजेंट होती है? तो जो हमारी लैरिंग्स हैं ये ट्रेकिया में खुलती हैं। ट्रेकिया विंड पाइप होती है। अगर ये विंड पाइप किसी कफ की वजह से या कोई म्यूकस की वजह से कोलैप्स हो गई तो फिर से इसको नॉर्मल शेप में लाने के लिए हमारी जो ट्रेकिया है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, सी शेप के कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं ताकि ये कभी भी कोलैप्स ना हो पाए। ओके, इज दैट क्लियर? So it prevent from collapsing when there is no air in the trachea। तो ट्रेकिया में अगर कोई एयर नहीं है तो इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो कोलैप्स हो जाए। द ब्रोंकाई डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। तो ट्रेकिया पहले डिवाइड होती है ब्रोंकाई में एंड ब्रोंकाई जो है ये डिवाइड होती है स्मॉलर ट्यूब्स में कॉल्ड ब्रोंकियोल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्लियर? विच एंड इन टाइनी एयर सैक कॉल्ड एल्वियोलाई, जो कि क्या करती है, टाइनी एयर सैक्स में जाकर टर्मिनेट होती है। इन एयर सैक्स को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। देखिए, आपको एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर अच्छे से दिख रहा है। ये जो हमारी ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकियोल ने क्या किया, आगे जाके एयर सैक्स में डिवाइड हो गई और इन एयर सैक्स को हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। ओके, फिर क्या होता है, द एल्वियोलाई इज सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस।
एल्वेलाई जो होती है उसको सप्लाई मिलती है किसकी, ब्लड वेसल से ब्लड की सप्लाई मिलती है, और इसी लेवल पर क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। ये वाला सारा पॉइंट हम प्रीवियस वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आप अच्छे से लिंक कर पाएंगे। तो एल्वेलाई हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो हमारी एल्वेलाई होती है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इसकी जो सरफेस होगी वो गैसेस एक्सचेंज को और ज़्यादा इंक्रीज करवा देती है। क्लियर, ओके। तो इस तरह से हमें ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। तो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है, सबसे पहले ब्रीदिंग मैंने आपको बताया था जो रेस्पिरेशन है वो 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट इज ब्रीदिंग, सेकेंड इज गैसेस एक्सचेंज, नोट कीजिए पॉइंट्स, एंड द थर्ड इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज ऑफ 2 टाइप्स की ब्रीदिंग कौन कौन सी होती है, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो सबसे फर्स्ट पॉइंट इज ब्रीदिंग इन ह्यूमन इज फैसिलिटेटेड बाय द एक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। सो इतना बड़ा नाम आ गया आपके पास, इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ये क्या है, कौन सी मसल हैं? तो सुनो, मैंने आपको पहले समझाया था कि जो हमारा ब्रीदिंग होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इसके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं 3 मेन स्ट्रक्चर, दैट इज डायफ्राम जो कि डोम शेप का है अभी, और रिब्स जो कि पूरे रिब केज में सेट है जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन दे रही है, एंड मसल। तो ये जो रिब हैं, रिब के बीच में जो मसल्स होती हैं इनका क्या टर्म होती है, इनके लिए इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। क्या नाम है, देखो फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। दीज मसल्स आर अटैच्ड विद रिब्स। ये मसल्स जो हैं रिब्स के साथ अटैच्ड होती हैं। अगर इन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उससे क्या होगा, जो हमारे लंग्स हैं इनका वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, और इसे हम क्या कहेंगे, इनहेलेशन। ओके, सो व्हेन द डोम शेप डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको क्या बताया था, इनिशियली जब डायफ्राम रिलैक्स कंडीशन में है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, सो ये जो डायफ्राम है ये रिलैक्स कंडीशन में है, तो ये डोम शेप में है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये फ्लैट हो जाएगा। सो व्हेन द डोम शेप्ड डायग्राम कॉन्ट्रैक्ट इट बिकम फ्लैटेंड, ये फ्लैटेंड हो जाता है, एंड द रिब्स इज एक्सपैंडेड, और रिब्स जो होती हैं वो एक्सपैंड होती है ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल का मीनिंग क्या होता है, रिब्स के बीच में जो प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंटरकॉस्टल। कॉस्टल वर्ड इज यूज फॉर रिब्स। ओके, सो अब आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ है कि ये जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल होती हैं, ये इंटरकॉस्टल मसल क्या करती हैं, इनके एक्शन से हमारा रिब केस जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपैंड करता है। द वॉल्यूम ऑफ लंग्स इज इंक्रीज्ड नाउ, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो लंग है इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर देयर ड्रॉप्स डाउन, एंड उस वजह से क्या होता है, आप इसे इस तरह से समझिए कि अगर हमारे लंग का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया और उसमें एयर बहुत कम है एंड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो क्या होगा, वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्या कम हो जाएगा, वहाँ पर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। इस प्रेशर को हमारा जो लंग है इसमें प्रेशर कम है, और ये जो हमारे सराउंडिंग में इतनी सारा एटमॉस्फेयर में जो एयर है इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हमारे लंग्स में ज़्यादा होगी या हमारे सराउंडिंग में ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा लगता है और अंदर लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, प्रेशर इंक्रीज नहीं हुआ है, और एनवायरनमेंट में प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो फोर्सफुली क्या होता है, सारी एयर हमारे लंग्स में एंटर कर जाती है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसीडर। यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत है, क्या होता है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जो हमारी रिब केज है, इंटरकॉस्टल मसल हैं, डायफ्राम है, इनके एक्शन की हेल्प से, इनके अलग अलग एक्शंस की हेल्प से क्या हुआ, हमारा लंग जो है वो
उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। लंग का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, उससे प्रेशर ड्रॉप हो गया। प्रेशर ड्रॉप हुआ, एटमॉस्फेयर में सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इस प्रेशर ने क्या किया, उसकी वजह से एयर को फोर्सफुली अंदर एंटर करवा दिया। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फिजियोलॉजी ऑफ इनहेलेशन। क्या है? फिजियोलॉजी ऑफ इनहेलेशन। ओके, सो देन एयर फ्रॉम आउटसाइड गशेस इन टू द लंग्स एंड दिस इज नोन एज इनहेलेशन। तो आउटसाइड वाली एयर जो होती है वो फोर्सफुली अंदर एंटर कर जाती है एंड दिस इज नोन एज इनहेलेशन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, तो आपको ये डेफिनेशन पूरी लिखनी होगी। ओके, व्हेन द डोम शेप डायफ्राम से लेके गैसेस जो होती है वो अंदर एंटर करती है वहाँ तक। टू एक्सहेल यानी कि एक्सहेलेशन में क्या होता है, द डायफ्राम रिलैक्सेस, डायफ्राम जो है रिलैक्स हो जाता है, बिकम्स डोम शेप अगेन। सो क्या हुआ, अब जो हमारी एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे लंग्स में और हमें अब ये एयर जो है बॉडी से बाहर निकालनी है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, हम क्या करेंगे, जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम अभी फ्लैट कंडीशन में था एंड कॉन्ट्रैक्ट था। डायफ्राम फ्लैट कंडीशन में है एंड कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसको फिर से हमें क्या करवाना है, रिलैक्स करवाना है। तो जैसे ही रिलैक्स होगा ये अगेन डोम शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिलैक्स हुआ, डोम शेप में कन्वर्ट हुआ, तो लंग्स जो है उनका वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया। जो रिब्स जो थी इंटरकॉसल मसल के एक्शन की वजह से जो एक्सपैंड हुई थी वो फिर से क्या हो गई, रिलैक्स हो गई। तो जो रिब्स एक्सपेंडेड थी ये रिलैक्स हो गई, जो डायफ्राम फ्लैटन था वो डोम शेप में कन्वर्ट हो गया। तो ओवरऑल क्या हुआ, हमारे लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया बट प्रेशर इंक्रीज हो गया, उल्टा प्रोसेस सेम। ओके, तो उस वजह से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज, तो फोर्सफुली हमारे एयर पे इतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा कि एयर बाहर चली जाएगी। इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, जो हमारा बलून, हमारे पास एक बलून है जिसमें हमने एयर फिल की है, एयर फिल करते जाएंगे तो ये जो एयर है क्या करती है, वॉल्स पे प्रेशर जनरेट करती है। जैसे ही हम उस बलून को छोड़ेंगे सारी एयर फोर्सफुली बाहर चली जाएगी। ओके, और बलून पूरा रिलैक्स हो जाएगा। वही हुआ, हमारा लंग जो है इसका वॉल्यूम तो बहुत कम हो गया है, उस वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है एंड एयर फोर्सफुली बाहर आ जाती है। टू एक्सहेल द डायफ्राम रिलैक्सेस, बिकम डोम शेप अगेन, चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकॉसल मसल। तो क्या हुआ, डायफ्राम जो है रिलैक्स हो गया, डोम शेप का हो गया। जो हमारी चेस्ट कैविटी है जिसमें लंग्स प्रेजेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई ड्यू टू द एक्शन ऑफ इंटरकॉसल मसल। अब क्या होगा, द वॉल्यूम इनसाइड द लंग डिक्रीजेज। अभी हमने बताया वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है बट प्रेशर इंक्रीज हो गया है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? देखो बच्चों, कंफ्यूज मत होना है ना, जो इनहेलेशन है वो एकदम उल्टा होता है एक्सहेलेशन के, तो वॉल्यूम और प्रेशर भी एकदम से उल्टे हो जाते हैं, राइट। तो प्रेशर इंक्रीज हुआ एंड द एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग, और हमारी एयर जो है वो लंग से बाहर चली गई। तो इस तरह से हमारा ब्रीदिंग का फिजियोलॉजी होती है। इनहेल्ड एयर इंक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्विलाई। अब हम ब्रीदिंग का पूरा प्रोसेस हमें समझ में आ गया, यानी कि फिजियोलॉजी जो हमारी फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, इसका फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया। ब्रीदिंग किस तरह से हुआ, दोनों इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज गैसेस एक्सचेंज। कहाँ होगा गैसेस एक्सचेंज? एल्विलाई में होगा। एल्विलाई की जो सरफेस होती है वो गैसेस एक्सचेंज के एरिया को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती हैं। तो अब क्या होगा, ये हमारी जो इनहेल्ड एयर है, इस इनहेल्ड एयर में किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन सिंपली डिफ्यूजेज इनटू द सराउंडिंग ब्लड वेसल। अब जो हमारी एल्विलाई है इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये एल्विलाई, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा, और ये जो हमारी ब्लड वेसल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, यहाँ आ जाती है, और ऑक्सीजन सिंपली यहाँ आ जाती है बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनर्जी ये सीधा अपने आप ही क्या होती है, ऑक्सीजन इधर ट्रांसफ़र हो जाती है। ब्लड
कमिंग फ्रॉम द सेल हैज़ मोर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है ब्लड, इस ब्लड में क्या ज़्यादा होता है, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। और क्या होता है, दस द कार्बन डाइऑक्साइड सिंपली डिफ्यूजेज आउट ऑफ द ब्लड वेसल। तो जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होती है, सिंपली डिफ्यूज़ हो जाती है। अब ये कहाँ से हो गया, ऑफ कोर्स मैंने डायग्राम में समझाया, ये एल्वेलाई में आ जाएगी और एल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड वेसल में आ जाएगी। दस ब्रीदिंग टेक प्लेस ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल एंड डायफ्राम। तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए कि जो ब्रीदिंग है वो किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल एंड डायफ्राम, दोनों के फंक्शन की वजह से। while the exchange of gases take place due to the simple diffusion, that is very important line students। जो हमारा गैसेस एक्सचेंज है ये एल्वुलाई के लेवल पे हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल डिफ्यूजन था ओनली। ओके, तो ये पॉइंट हमें अच्छे से क्लियर है। देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट किया है, किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। एक्सेलेशन में क्या हुआ है, जो हमारा डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ गया क्योंकि ये डोम शेप में कन्वर्ट हो गया, ये रिलैक्स हुआ। ओके, एक्सेलेशन में आप क्या लिखेंगे, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। और इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, और डायफ्राम जो है किस में कन्वर्ट हो गया है, ये डोम शेप में। और ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसका क्या हुआ, रिलैक्सेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम यहाँ पर होता है। ओके, और ये जो रिब्स हैं ये आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होंगी, जो अभी एक्सपेंड हुई थी क्योंकि एक्सेलेशन चल रहा है, ये फिर से इनवर्ड चली जाएंगी और रिलैक्स हो जाएंगी। ओके, तो ये हमारी क्या है, यहाँ पर रिब्स प्रेजेंट है। क्लियर, ये पॉइंट भी आपको समझ में आया। और इसके बीच में क्या है, लंग है। तो कि लंग टोटली डिपेंड करता है, ये डायग्राम हमें क्या शो कर रहा है कि लंग का वॉल्यूम जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है इंटरकॉस्टल मसल, रिब केज एंड डायफ्राम पर। अब डायफ्राम यहाँ पर फिर से क्या हो चुका है, फ्लैट हो चुका है। तो इस तरह से हमें ब्रीदिंग देखने को मिलती है। क्लियर, नेक्स्ट हम चलें। सो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। समझिए, इनहेलेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। अगर आपको इसकी डेफिनेशन पूछी जाए, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की डेफिनेशन क्या है, तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर rich in oxygen is called inhalation. Okay, similarly the process of giving out air rich in carbon dioxide is called exhalation। ये आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं क्या होता है inhalation and exhalation। one breath comprises one inhalation and one exhalation, that is very important line। हम क्या समझें, अगर हमने इंस्पायरेशन किया देन एक्सपायरेशन किया, दैट इज़ हमने इनहेलेशन किया एंड एक्सहेलेशन किया, तो क्या ये दो ब्रीदिंग हुई, नो, वन टाइम ऑफ ब्रीदिंग में दोनों कंबाइंड होते हैं। ओके, अगर हम ऐसा कहें कि एक ब्रेथ है तो एक ब्रेथ में क्या होगा, इट कंप्राइजेज वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। सो वन पर्सन ब्रीथ्स सेवरल टाइम्स इन अ डे। तो एक दिन में अगर हम बात करें तो सारे पर्सन जो होते हैं काफ़ी सारे ब्रीदिंग करते हैं। ओके, तो ये जो ब्रीदिंग होती है ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। द नंबर ऑफ टाइम्स पर्सन ब्रीद इन 1 मिनट इज टर्म्ड एज हिज और हर ब्रीदिंग रेट। तो एक पर्सन जितनी ज़्यादा ब्रीदिंग करता है 1 मिनट में, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट कहते हैं। ओके, आपको ब्रीदिंग रेट समझ में आ गया। कोई पर्सन 60 टाइम्स कर रहा है, कोई 72 टाइम्स कर रहा है, कोई 70 टाइम्स करता है, ये वेरी करता रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग रेट कहते हैं। किस तरह से ब्रीदिंग रेट होती है, कोई 12 टाइम्स कर रहा है, कोई 20 टाइम्स कर रहा है, तो ये सारे के सारे जो ब्रीदिंग है ये ब्रीदिंग रेट कहलाती है। और ये किस पर डिपेंड करती है, 1 मिनट में कितनी ब्रीदिंग आपकी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। अब तो मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चले, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, ये वर्ड आपके लिए काफ़ी न्यू टर्म है आपकी। डिफ्यूजन
डिफ्यूजन से क्या हुआ था, गैसेस एक्सचेंज हुआ था। किसका डिफ्यूजन हुआ था, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हुआ था। कहाँ से हुआ था, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में गैसेस एक्सचेंज हुआ। और कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल की, वो ब्लड वेसल से हमारे एल्वियोलाई में उसने ट्रैवल किया। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स from high concentration area to the low concentration area without spending any energy। ओके, सो डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का। मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन में किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी। तो देखिए ये जो डायग्राम है ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई है सेक्शन ए में और सेक्शन बी में कम है। अब क्या होगा, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर जाएंगी। जब ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल करेंगे तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा, इधर भी उन मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गई है। तो इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन एरिया टू द लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया विदाउट स्पेंडिंग एनी एनर्जी। ओके, तो हमने सेकंड स्टेप भी देख लिया। फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग क्लियर हो गया, इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया जो किस पे बेस्ड था, डिफ्यूजन पे बेस्ड था। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। थर्ड स्टेप जो है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, ये क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, हम इसको पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके थे। सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन तो occurring inside the cell to convert biochemical energy obtained from the food into a chemical compound called ATP। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, इसे हम किस तरह से समझें। सेलुलर रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो कहाँ होती है, सेल लेवल पर होती है। कौन से सेल ऑर्गेनेली में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेली में होती है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, ग्लूकोज की हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से हम एनर्जी बनाते हैं। हमारे बॉडी में एनर्जी करेंसी क्या होती है, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी करेंसी हमारे पास होती है ATP। तो ये जो ATP है ये हम बनाते हैं ड्यू टू सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, सो बायोकेमिकल एनर्जी, और ये जो ATP है ये किस टाइप की एनर्जी है, ऑफ कोर्स बायोकेमिकल प्रोसेस से बनी है। बायोकेमिकल एनर्जी होती है विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड इनटू अ केमिकल कंपाउंड। कौन सा केमिकल कंपाउंड है, ATP। ATP पे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज़ नोन एज ATP। क्लियर। सो अब देखिए हम यहाँ पर हमने देखा मेटाबॉलिक रिएक्शन। मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिज्म रिफर्स टू अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में एंड दूसरे अदर एनिमल्स में भी देखने को मिलता है। मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं फॉर मेंटेनिंग द लाइफ स्टेट ऑफ अ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म। हमारे बॉडी की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की सारी सेल्स में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, दे आर मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड दीज ऑल रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ प्रोसेसेस। ओके, क्लियर। दो, अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है ये दो टाइप की होती है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वो है कैटाबॉलिज्म एंड द सेकेंड इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, द process of breaking molecule to obtain energy. The process of breaking molecules to obtain energy is known as catabolism and anabolism क्या है, the process of synthesizing all compounds required by the cell. Okay, so अगर आप कोई मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, okay, उसका ब्रेकडाउन हो रहा है ताकि एनर्जी मिल सके, तो इसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। क्लियर। एंड ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कंपाउंड्स को बना रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं कंपाउंड्स को, रिक्वायर्ड बाय द सेल, ओके, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी इज नोन एज एनाबॉलिज्म। तो हमने कैटाबॉलिज्म में मतलब लार्ज मॉलिक्यूल का टूटना कैटाबॉलिज्म और मॉलिक्यूल्स का मिल के बड़ा कंपाउंड बनाना इज एनाबॉलिज्म।
तो एक पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, हमने देखा रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या हुआ, जो हमारा ग्लूकोज था उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर एनर्जी का फॉर्मेशन किया। तो क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ एंड उससे किसका फॉर्मेशन हुआ, उससे फॉर्मेशन हुआ एनर्जी का। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो गया। और दूसरा प्रोसेस जिसके अंदर हमने क्या देखा था, फोटोसिंथेसिस में CO2 जो थी वो कंबाइंड हुई थी किसके साथ, वाटर के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड इसने फॉर्मेशन किया था शुगर का, स्टार्च का। तो स्टार्च का फॉर्मेशन और शुगर का जो फॉर्मेशन हुआ, इसमें क्या हुआ, हमने सिंथेसाइज किया कंपाउंड्स को, इस वजह से ये प्रोसेस क्या कहलाया, एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड एनाबॉलिक प्रोसेस, एक में ब्रेकडाउन होता है तो एक में सिंथेसिस होता है। ओके, इसीलिए एनाबॉलिज्म प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस था उसकी टर्म क्या थी, फोटो एंड सिंथेसिस, सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन। Therefore, respiration is a catabolic process। तो हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया, रेस्पायरेशन क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, which breaks large molecule into smaller one, जो कि क्या करते हैं, large molecules को smaller molecules में convert करते हैं, releasing energy to fuel cellular activity। उससे क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। किस तरह की एनर्जी है ये, बायोकेमिकल एनर्जी है। इस बायोकेमिकल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हमारे करेंसी ऑफ द बॉडी। ओके, एनर्जी करेंसी है। इस एनर्जी करेंसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ATP। ओके, सो फिर हम देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर द इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। तो हमने अभी देखा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन ने मिलके सिंपली एनर्जी का फॉर्मेशन कर दिया। बट देखिए स्टूडेंट्स, ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, ये एक लाइन में चलने वाली एक सिंपलेस्ट रिएक्शन ऐसा नहीं है। जो ये हमारी एनर्जी का फॉर्मेशन के स्टेप्स होते हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टेप्स होते हैं। इसके लिए हम ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारी स्टडी करते हैं फर्दर क्लासेस में। ओके, तो इससे जो हायर लेवल की क्लासेस होती है उसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इनको काफ़ी डिटेल में समझाया जाता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस था पूरा, ये क्या था, सेल्यूलर रेस्पायरेशन। अब सेल्यूलर रेस्पायरेशन जो है वो भी दो टाइप्स का होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक का मतलब रेस्पायरेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनएरोबिक का मतलब रेस्पायरेशन है बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट इज नोन एज एनएरोबिक। तो रेस्पायरेशन जो सेल्यूलर रेस्पायरेशन होता है वो टू टाइप्स का होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन। अब देखिए एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होगा, aerobic respiration is a process in which the food glucose is converted into the energy, okay, in the presence of oxygen, जो कि सबसे important line है। अगर आप इसकी definition लिखें और आप ये word लिखना भूल जाएं in the presence of oxygen, तो पूरा meaning change हो जाता है। okay, तो that is very important line। एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है, एग्जाम में डिफरेंस पूछते हैं, राइट डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन। सो aerobic respiration is a process in which the food, that is glucose, is converted into energy in the presence of oxygen. The general equation of aerobic respiration is as given below। कैसी होती है रिएक्शन, तो सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज आता है, ऑक्सीजन आता है, कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ रेस्पायरेशन टेक प्लेस इन एनिमल, प्लांट एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो रेस्पायरेशन है ये सब में देखने को मिलता है, कहाँ कहाँ, एनिमल में, प्लांट में और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। ओके, ये तो हमें पॉइंट क्लियर हो गया। तो एनएरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर हम क्या देखते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, और ये किस में देखने को मिलता है, एनएरोबिक रेस्पायरेशन।
एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलता है? स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, ये सारे क्या करते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन को अनफेवरेबल कंडीशंस में शो करते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, क्लियर? सो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स। लोअर एनिमल में किस तरह से रेस्पिरेशन देखने को मिलता है? तो देखिए, लोअर एनिमल लैक अ सोफिस्टिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक लंग्स एंड एल्वेलाई। हमने इससे पहले जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या देखा? काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स होते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलती हैं। बट जो हमारे लोअर एनिमल्स हैं, जिनकी बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उनके अंदर क्या होता है? इतना सोफिस्टिकेटेड रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता, उनमें लंग्स एंड एल्वेलाई एट्सेट्रा प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो क्या होगा फिर? रेस्पिरेशन इन दैम टेक प्लेस बाय सिंपल एक्सचेंज मैकेनिज्म। बस इनमें क्या होगा? एक्सचेंज होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, सबसे ज़रूरी स्टेप क्या है? गैसेस का एक्सचेंज होना एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन होना। अगर देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वो क्या है? जो हमारी लोअर एनिमल्स कहें या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले एनिमल्स कहें, सब में हमें क्या देखने को मिलता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो हम पढ़ते हैं, चाहे वो आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ रहे हैं या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पढ़ रहे हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन मेन होना चाहिए। सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो गैसेस एक्सचेंज हर एक ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए। ब्रीदिंग हो सकता है सिर्फ कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर रखने वाले एनिमल में ही हो, सिंपलेस्ट फॉर्म वाले एनिमल्स में मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना? तो रेस्पिरेशन इन दैम टेक प्लेस बाय simple exchange mechanism. Animals like earthworm take in gases through their skin. तो सबसे फर्स्ट हमें क्या बताया है? earthworm में क्या होता है? तो जो earthworm है उनके अंदर क्या होता है? वो अपने गैसेस किसके थ्रू लेते हैं? सीधा स्किन के थ्रू लेते हैं। उनके पास नोज, नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, ट्रेकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, लंग्स ये सब नहीं होते, ठीक है? तो डायरेक्टली स्किन से ही वो क्या करते हैं? गैसेस को ले सकते हैं। ओके, तो आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम हमारी स्किन से ब्रीदिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा जो बॉडी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, हमें ऑक्सीजन की नीड बहुत ज़्यादा होती है, हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में ऑक्सीजन चाहिए। उसके लिए हम सिर्फ स्किन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन ले लें तो हमारी सप्लाई पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं रहती है ना? ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, फिशेस हैव गिल्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। और फिश के पास क्या होते हैं? लंग्स नहीं है, गिल्स हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। गिल्स के थ्रू वो वाटर से ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज आउट करती हैं। इंसेक्ट हैव ट्रेकियल सिस्टम विच इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब थ्रू विच एयर सर्कुलेट एंड एक्सचेंज टेक प्लेस। ओके, तो जो इंसेक्ट होते हैं इनके अंदर ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके, वेल डेवलप नहीं होता। ये जो ट्रेकियल सिस्टम है ये एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है और एयर सर्कुलेट होती है पूरी इनकी बॉडी में। फ्रॉग्स में क्या होता है? फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन व्हेन इन वाटर एंड थ्रू देयर लंग्स व्हेन ऑन लैंड। ओके, तो हम जानते हैं फ्रॉग इज एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब क्या है? वो वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड्स पर भी रह सकते हैं। तो जब ये लैंड्स पर होते हैं ये किसके थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं? लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं। बट जब ये वाटर में होते हैं तब क्या होता है? जब ये वाटर में होंगे तब ये अपने स्किन के थ्रू क्या करेंगे? ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में एंटर करवाते हैं। ओके, अब हम देखें रेस्पिरेशन इन मसल। अपनी जो मसल है उसमें किस तरह से रेस्पिरेशन होता है? रेस्पिरेशन ऑलवेज इज in the most of condition it is aerobic process, but respiration in muscle can also be take place by anaerobic method. anaerobic method से भी हो सकता है when there is not enough oxygen। देखिए इसको हम किस तरह से समझें। आपकी मसल फंक्शन करती है,
फंक्शन करती है एंड उसको ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है और वो एनर्जी को प्रोड्यूस करती है और उसको यूज़ करती है। सिंपल सा प्रोसेस। बट अगर क्या हो, आपकी ऑक्सीजन की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी सप्लाई हम नहीं करवा पाएँ और मसल को एनर्जी तो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इसका हम कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक आप रनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहे हैं, ओके तो रनिंग की वजह से क्या हुआ, इतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन हमारा ब्लड जो है उस मसल को, जो कि मसल इन्वॉल्व है रनिंग में, उसको सप्लाई नहीं कर पाया। हमारे ब्लड में इतनी कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन नहीं थी, तो हमारी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो गई। जब हम दौड़ते हैं रनिंग के टाइम क्या होगा, हमारी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हो गई। तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ हुई, हमने काफ़ी सारी ऑक्सीजन ली, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो उस टाइम क्या होगा, फिर भी हमें एनर्जी तो बनानी पड़ेगी क्योंकि हमारी मसल एक्शन कर रही है, मसल एक्शन है, ये एक लाइफ प्रोसेस है, तो इसके लिए एनर्जी होना ज़रूरी है। तो कहाँ से आएगी एनर्जी, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे टाइम में एनएरोबिक प्रोसेस होता है। तो ग्लूकोज, जो हमारा ग्लूकोज है, दैट गेट ब्रोकन डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करता है, सीधे ही ब्रोकन डाउन हो जाता है, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। ओके, दिस रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड दैट मेक द मसल सोर। यही रीज़न है कि आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा अगर आप रनिंग कर रहे हैं, तो हमारी मसल में क्या होता है, ऑक्सीजन कम्प्लीटली नहीं मिल पाती और उन मसल्स के अंदर क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाएगा, बट ये लैक्टिक एसिड जो होता है वहीं एक्यूमुलेट हो जाता है। लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होगा, ये एक्यूमुलेट होकर क्या करने वाला है, हमारे मसल सोर जनरेट करता है, दैट मेक द मसल सोर। ओके, दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज ऑल्सो नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अभी मैंने आपको क्लियर किया था, जो फर्मेंटेशन होता है ये एग्जाम्पल है हमारे एनारोबिक रेस्पिरेशन का, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ मसल में, सो इट इज़ नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लियर? ओके, सो देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है ATP। What is ATP? It is the energy currency of the cell। ये हमारे सेल की क्या है, एनर्जी करेंसी है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, नॉट अ बिग डील। सो इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए स्टूडेंट्स, ATP इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से लर्न होने चाहिए। ATP स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। This molecule is created as the result of reaction like photosynthesis and respiration। इस molecule को हम किस तरह से देखते हैं, जो हमारा रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन के थ्रू ये ATP जो है इसको बनाया जाता है और डिफरेंट प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। ओके, कोई भी केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रही है, उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी, आपको ATP की ज़रूरत होगी। तो आपको बहुत सारी ATP बनानी है। यही रीज़न है कि आप चाहे दिन में हैं, रात में सो रहे हैं, हर कंडीशन में आप ब्रीदिंग करते रहते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते रहते हैं, ताकि कंटिन्यूसली हमें एनर्जी मिलती रहे, ATP मिलती रहे और हम उसे दूसरी जगह पर यूज़ कर सकें। ओके, द 3-phosphate बॉन्ड प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स आर हाई एनर्जी बॉन्ड। तो देखो ATP को हम किस तरह समझे, ये जो एडिनोसिन हमारे पास होती है, इस एडिनोसिन के साथ इस तरह से 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप में से एक फॉस्फेट ग्रुप का जब ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इस फॉर्म में ATP क्या करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाती हैं। ओके, सच रिलीज्ड एनर्जी इज़ देन यूज्ड फॉर अदर मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये जो रिलीज्ड एनर्जी है ये दूसरे मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्पफुल होती हैं। तो इस तरह से हमें ATP पॉइंट क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने ह्यूमन रेस्पायरेशन पूरा अच्छे से पढ़ लिया। अब हम चलते हैं रेस्पायरेशन इन प्लांट्स की तरफ। रेस्पायरेशन इन प्लांट्स में क्या होता है, देखिए, Unlike animal and human, plant do not have any specified structure for gaseous exchange। क्योंकि ह्यूमन बॉडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, इसके अंदर
काफ़ी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं और रेस्पिरेशन किया जाता है। बट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसके अंदर इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती, ये सिंपली सिर्फ गैसेस एक्सचेंज करते हैं, देन सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। चाहे प्लांट हो चाहे ह्यूमन बीइंग हो, उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेम रहेगा, बस गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। सो they have stomatas present in the leaves and lenticles present in the stem which are involved in the exchange of gases। तो gases exchange के लिए इनके पास स्टोमेटा है एंड लेंटिकल्स हैं। ओके, जो स्टोमेटा होते हैं वो लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं और स्टेम के ऊपर जो है लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। कंपेयर टू एनिमल्स, प्लांट रूट स्टेम लीव्स रिस्पायर एट अ वेरी लोअर रेट। ओके, एनिमल से अगर हम कंपेयर करें तो जो प्लांट्स होते हैं उनको इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है रिक्वायरमेंट? तो हमने जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखा था, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं हमारा स्टार्च या ग्लूकोज बनाने में, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन थोड़ी बहुत रिलीज होती है, तो प्लांट को इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती कि वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले। ओके, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं रह जाता है। तो उसके ही बाद हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, दैट इज ट्रांसपिरेशन। ओके, सो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, क्या होता है ट्रांसपिरेशन, हम इसको समझते हैं अच्छे से। ट्रांसपिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस in which water is lost in the form of water vapor from the aerial part of the plant। देखिए, जो हमारा प्लांट है उसमें शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये जो शूट सिस्टम है, इसका जो एरियल पार्ट है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या होता है, वाटर का जब लॉस हो प्लांट से, जब वाटर का लॉस हो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तब हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शॉर्ट नोट पूछा जाता है ट्रांसपिरेशन पे। दिस प्रोसेस अकर मेनली थ्रू द स्टोमेटा, ये प्रोसेस मेनली स्टोमेटा से होता है। तो हमने क्या देखा, स्टोमेटा जो होता है एयर का एक्सचेंज भी करता है, गैसेस एक्सचेंज भी होता है, और साथ में ही क्या होता है, वाटर का एक्सचेंज भी हमें देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके, सो दिस प्रोसेस मेनली अकर थ्रू स्टोमेटा, ये स्टोमेटा के थ्रू होता है, वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। कौन कौन सी गैसेज होती हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपिरेशन हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर from root to upper part of the plant and this is explained by transpirational pull theory। अब देखिए, हाँ, हमारा ट्रांसपिरेशन हमें किस लिए हेल्पफुल होता है, हमारे प्लांट में अगर कोई गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो उसमें क्या होगा, स्टोमेटा के थ्रू वो गैसेस रिलीज आउट हो जाएंगी। साथ ही अगर हमारे प्लांट में वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो उस वाटर का लॉस कर दिया जाता है हमारे स्टोमेटा के थ्रू। जब ये वाटर का लॉस होता है तो प्लांट में रूट्स तक क्या हो जाता है, वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हमारी जो रूट्स होती हैं, उन रूट्स पर एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है जिसे हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। इस ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से क्या होता है, वाटर को रूट जो है वो क्या करती है, उस वाटर को सॉइल से अगेन एब्जॉर्ब करती है। तो रूट के वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस होता है, दैट इज़ ट्रांसपिरेशन। आई होप आपको ट्रांसपिरेशन अच्छे से समझ में आया। क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन ने क्या किया, ट्रांसपिरेशन से हमारे प्लांट का एक्सेस वाटर प्लांट की बॉडी से बाहर रिलीज हुआ और उसकी ही हेल्प से एक पुल जो है वो जनरेट हुआ हमारे रूट्स पर, और रूट्स ने क्या किया, वाटर को पुल किया। ओके, तो यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर हो गया। लॉस ऑफ वाटर स्पेशली फ्रॉम लीव्स एक्ट एज स्ट्रॉ इफेक्ट एंड द पुल वाटर अपवर्ड फ्रॉम रूट। तो स्ट्रॉ होती है, वो भी क्या करती है, जब हम स्ट्रॉ को ऊपर से सक करते हैं तो वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। यही रीज़न है कि जो हमारे ट्रांसपिरेशन होता है वो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन की हेल्प से एक सकिंग प्रेशर जनरेट होता है रूट पर, और रूट्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ मूवमेंट उसका करवाती है। Transpiration also act as an excretory metabolism in the plant as it help to get rid of excess water। तो क्या हम ट्रांसपिरेशन को excretory process कह सकते हैं? excretory process हम ट्रांसपिरेशन को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की हेल्प से क्या हुआ, एक्सेस वाटर का लॉस हो गया हमारी प्लांट बॉडी से। ओके, सो नेक्स्ट
अब हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था, तो रेस्पिरेशन में हमने लंग्स देखे थे, तो हमें लंग्स की नीड क्यों है, वाई do we need lungs? In unicellular organism like amoeba, exchange of gas take place through the general body surface by osmosis. Okay, क्या हुआ, जो अमीबा है, अमीबा के अंदर लंग्स नहीं होते, क्योंकि अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें तो एक ही सेल है जिसमें सारा फंक्शन हो रहा है, तो लंग्स तो हो भी नहीं सकते। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि उसमें सिंपल डिफ्यूजन होता है और गैसेस एक्सचेंज जो है वो हो जाता है उसकी जनरल बॉडी से। इन लोअर एनिमल्स लाइक अर्थवर्म गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। जो हमारे अर्थवर्म है, हमने पहले भी डिस्कस किया, अर्थवर्म की जो मॉइस्ट स्किन होती है उससे ही गैसेस एक्सचेंज हो जाता है, क्योंकि उनको इतनी नीड नहीं है ऑक्सीजन की। द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंटली मेट बाय दीज वे, बट एज द एनिमल स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन जब एनिमल जो होता है मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता जाता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर लाइक ह्यूमन, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपका बॉडी स्ट्रक्चर है उतनी आपको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो आपको अच्छा एक वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होना चाहिए। ओके, मोर एवर डिफ्यूजन विल नॉट बी एबल टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द डीप सीटेड सेल्स। मान लीजिए हमारी, आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू डिफ्यूजन क्यों नहीं होता है। तो जो अर्थवर्म है उसका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है, सारी स्किन के थ्रू जितनी भी ऑक्सीजन आती है सारे सेल्स तक कंप्लीटली वो पहुंच जाती है। बट अगर हम स्किन के थ्रू अगर ऑक्सीजन लेंगे बाय डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन इज़ वेरी स्लो प्रोसेस। ओके, ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। डिफ्यूजन जो है काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, उस वजह से क्या होगा, डिफ्यूजन में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ, ये जो स्लो प्रोसेस है इससे आपके जो ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर है, इसके जो अंदर वाली सेल्स हैं जो कि डीप लेयर्ड में प्रेजेंट सेल हैं, इन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो क्या होगा, ऑक्सीजन से वो डिप्राइव हो जाएंगे सेल्स, इसलिए हमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर चाहिए होता है। यही रीज़न है कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं इनमें लंग्स जो हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। ओके, सो This difficulty has lead to the evolution of more complex mechanism of gases exchange and that is the development of lung। यही रीज़न है कि जो more complex body structure वाले एनिमल थे उनमें lungs का डेवलपमेंट हुआ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। द alveoli present in the lungs provide a large surface area required for the necessary of gases exchange। अब जो हमारी gases exchange है, gases exchange कराने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी एल्यूलाई होती है ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करे, ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन को हम क्या करें, एल्यूलाई से ब्लड में ट्रांसफ़र कर सकें। ओके, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि हमें लंग्स की ज़रूरत क्यों होती है। अब हम देखिए जितने भी टॉपिक हमने अभी तक पढ़े थे, लाइक हमने डाइजेशन से रिलेटेड टॉपिक देखे, रेस्पिरेशन से रिलेटेड टॉपिक देखे, 2 मेन प्रोसेस पढ़े, उससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस देखें। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास आता है, वो क्या है, व्हाट आर द एंजाइम्स, नेम एनी वन एंजाइम ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड राइट इट्स फंक्शन। एंजाइम क्या होते हैं, तो देखो एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम क्या है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। इन्हें हम बायो कैटलिस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन चलती हैं उस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं एंजाइम, सो दैट्स वाई दे आर नोन एज बायो कैटलिस्ट। ओके, ये क्या करते हैं, हमारी जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। दो कैटलिस्ट आर प्रोटीन दैट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसकी रेट को इंक्रीज करने का फंक्शन होता है हमारे एंजाइम का। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। विदाउट बीइंग यूज्ड अप, देखिए कोई भी कैटलिस्ट हो, चाहे हम केमिस्ट्री में देखें चाहे हम बायोलॉजी में देखें, हर कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन में यूज़ नहीं होता है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज कैटलिस्ट। ओके, हम कोई भी केमिकल रिएक्शन देखते हैं, रिएक्टेंट जो होते हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस टाइम क्या होता है, रिएक्टेंट कंप्लीटली यूज़ हो जाते हैं। बट अगर हम कैटलिस्ट लेते हैं, कैटलिस्ट सिर्फ क्या करता है, रिएक्शन की रेट को चेंज करता है। हो सकता है वो रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर रहा हो बट वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता है रिएक्शन में, दैट्स वाई दिस सब्सटेंस इज नोन एज
कैटलिस्ट। ओके, तो हमारे जो एंजाइम्स हैं ये बायो कैटलिस्ट का फंक्शन करते हैं। उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। आपने एमाइलेज का नाम सुना था। एमाइलेज हमने स्टार्च के डाइजेशन में पढ़ा था इन द माउथ। ओके, तो एमाइलेज क्या करता है? इट कैटेलाइजेज द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर इन द माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ में पार्शियल डाइजेशन हुआ एंड कंप्लीट डाइजेशन हमारा इंटेस्टाइन में हुआ। किसका? स्टार्च का। तो स्टार्च के लिए कौन सा एंजाइम आया? एमाइलेज आया। सोचिए हमारी बॉडी में कोई भी एंजाइम नहीं हो तब क्या होगा? अगर हमारी बॉडी में कोई भी एंजाइम नहीं है तो सारी रिएक्शंस को कंप्लीट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए एंजाइम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये एंजाइम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। लाइक अगर आपको जो हमारा स्टार्च है इसके डाइजेशन के लिए आप एमाइलेज ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमने सुक्रेज ले लिया या फिर कोई और एंजाइम ले लिया। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक विद द सब्सटेंसेस और सबस्ट्रेट्स। ओके, तो इस तरह से हमने एंजाइम टॉपिक कंप्लीट कर लिया। देन देखिए नेक्स्ट क्या है? राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने देखा था। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की केमिकल इक्वेशन क्या कहती है? CO2 के 6 molecules when combined with 12 molecules of H2O। 6 molecules जब 12 molecules of H2O के साथ combine होते हैं in the presence of sunlight, sunlight के presence में, साथ ही उसको क्या चाहिए? उसके वो क्लोरोफिल में प्रेजेंट हो। ओके, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, हमने पहले पढ़ लिया है। इस ग्रीन पिगमेंट के अंदर सनलाइट आके ट्रैप होती है और इस फोटो एनर्जी की हेल्प से हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से क्या बनाते हैं? हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, C6H12O6। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। इस ग्लूकोज से वाटर एंड ऑक्सीजन बनती है। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हेन डू द डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो डेजर्ट प्लांट ओपन अप देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग नाइट एंड टेक CO2। ऐसा क्यों होता है? जितने भी डेजर्ट प्लांट हैं, ओके, और जिन्हें हम जीरोफाइट्स कहते हैं, दीज प्लांट्स टेक अप द ऑक्सीजन ड्यूरिंग नाइट एंड क्या करते हैं? वो CO2 को क्या कर रहे हैं? रात के टाइम लेते हैं और ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं। उसका रीज़न क्या है? स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे। देखिए जो डेजर्ट प्लांट है उसमें सनलाइट बहुत ही ज़्यादा आती है, डे टाइम में बहुत ज़्यादा हीट होती है। उस वजह से अगर डे टाइम में स्टोमेटा ओपन रहे तो क्या होगा? सारा वाटर लॉस हो जाएगा। वैसे भी वो डेजर्ट में है, वाटर की वहाँ पे डेफिशिएंसी रहती है और ऐसी कंडीशन में अगर डे टाइम में स्टोमेटाज ओपन रहे तो क्या हो जाएगा? उन स्टोमेटा से वाटर लॉस हो जाएगा। तो ये फोटोसिंथेसिस को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये क्या करते हैं? इसके अंदर किस तरह का फंक्शन होता है? सो ड्यूरिंग द डे टाइम टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन दे स्टोर द CO2 इन देयर सेल अंटिल द सन कम्स आउट एंड दे कैन कैरी ऑन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे टाइम। ओके, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो क्या करेंगे? जो हमारे डेजर्ट प्लांट हैं, नाइट में इनके स्टोमेटास ओपन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करती है और ये स्टोमेटा दिन में क्लोज हो जाते हैं। ये पूरी रात जो है स्टोर रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है? सनलाइट आती है, जो स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड थी ये फिर फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाती हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में चांसेस हैं इसके पूछे जाने के। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो क्या है? In single-celled organism, diffusion is sufficient to meet all their requirement of food, exchange of gases or removal of waste, but it is not in case of multicellular organism. Explain the reason for this difference. तो देखो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सिर्फ डिफ्यूजन प्रेजेंट है। डिफ्यूजन से ही क्या होता है? फूड का एक्सचेंज हो जाता है, गैसेस एक्सचेंज हो जाता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। सारे प्रोसेस, सारे लाइव प्रोसेस किससे हो रहे हैं? ओनली डिफ्यूजन से हो रहे हैं। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेके रखते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। डिफ्यूजन कैन नॉट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर लाइफ प्रोसेस। उसका रीजन क्या है? सुनो, unicellular organism can absorb sufficient oxygen because of its complete contact with the atmosphere। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका इतना छोटा स्ट्रक्चर है कि वो एटमॉस्फेयर से अच्छे से कांटेक्ट कर पाता है और क्या करता है?
कांटेक्ट बनाकर सब जगह पर जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या फिर कोई फूड की रिक्वायरमेंट है या वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकालना है वो प्रोसेस हो जाता है डिफ्यूजन से। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन बिकम वेरी लेस, बिकॉज उनके पास इतनी सारी सेल्स होती हैं कि सारी सेल एनवायरनमेंट से कनेक्ट नहीं कर पाती। लाइक अगर हम हमारी बात करें, हमारे स्टमक की जो सेल है क्या वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है? नो, ऐसा नहीं है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया? यही रीजन है यहाँ पर कि जो हमारी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, the rate of absorption and diffusion become very less in all cell are not in direct contact with the atmosphere. Multicellular organism require greater amount of oxygen to sustain life process. ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बहुत सारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि वो अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। यही रीज़न है कि उनके अंदर डिफ्यूजन सफिशिएंट नहीं होता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने पूरा न्यूट्रिशन टॉपिक एंड रेस्पिरेशन टॉपिक कंप्लीट किया। 2 लाइफ प्रोसेस हमने अच्छे से समझे एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कॉमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब मैं मिलूँगी अगले वीडियो में।